यही मेरे भाई 9 क्वेश्चन है जो प्रोबेबल बन सकते हैं। इस 9 से 90 भी बन सकते हैं, 900 भी बन सकते हैं। समझ में आ गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसकी खास बात ये थी कि ये भाई दो टर्म कि पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। वो सिर्फ हंटर और गैदरर था, यानी कि वो सिर्फ शिकार करना जानता था और कहीं पे उसे जंगली फसलें मिल जाती तो कंसिडर करते हैं। श्रीलंका का इलाका है, मालदीव्स का इलाका है, नेपाल का इलाका है, बांग्लादेश का इलाका है, ये वाले इलाके कि इस समय का इंसान अब कॉपर को तो जानता ही था। अब कॉपर में वो कुछ एक अलग चीज है, लेकिन 30 साल की सेरेमनी हो जाती थी, यानी कि जब उसके कोरोनेशन के 30 साल हो जाते थे, यानी उनके राज्याभिषेक हो जाने के 30 साल बाद एक उत्सव। हेलो सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल एंड ऑल ऑफ यू। बच्चों, अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन जो आपकी सोशल साइंस का जो 4th चैप्टर है, काफी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ऑल्दो इसका कंप्लीट डिटेल वन शॉट सब कुछ बन चुका है, रिवीजन कैप्सूल भी बन चुका है, लेकिन एक बार जिन पॉइंट्स पे प्रॉब्लम आ रही है, एक बार मैं इसे स्क्रैच से दोबारा से बता रहा हूं कि कैसे पढ़ना है इसको, तो ध्यान से देखते हुए चलो, क्विकली रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारा कंटेंट फ्लो क्या होगा, क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं प्रोबेबल। यही मेरे भाई 9 क्वेश्चंस है जो प्रोबेबल बन सकते हैं। इस 9 से 90 भी बन सकते हैं, 900 भी बन सकते हैं। ये आपके टॉपिक्स रहेंगे। अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, स्टोन एज हम पढ़ेंगे, न्यूलिथिक पीरियड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कैसी थी, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन कैसी थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कैसी थी, इजिप्शियन और चाइनीज सिविलाइजेशन कैसी थी, और इसके बाद बच्चों हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी एटलीस्ट होनी चाहिए। उसके बाद हमें अगर डिटेल में जाना है तो फिर हम इंडिविजुअल टॉपिक को उठा उठा के उसकी डिटेल को कवर कर सकते हैं। तो एक बार थॉरोली हमें समझ में आ जाएगा बच्चों इस चैप्टर में क्या स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, 2 हिस्सों में इसको पढ़ते हैं। पहला हिस्सा होता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसे आया इंसान में, और दूसरा हिस्सा होता है कि कल्चरल इवोल्यूशन कैसे आया, यानी उसने कैसे कैसे करके नए नए औजार बनाए, टूल्स बनाए, और कैसे कैसे उसने विकास किया। और ये वाला है कि नेचर ने उसको कैसे कैसे बनाया, मतलब कि वो पहले ऐसा दिखता था, उसका दिमाग थोड़ा छोटा होता था, फिर धीरे धीरे बड़ा होने लग गया, तो वो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रेट एप थे, बहुत साल पहले। ग्रेट एप मतलब जो हमारे भी पूर्वज थे और आज के बंदर लंगूर बच्चों जो है इनके भी पूर्वज थे, लेकिन उसके बाद 2 अलग अलग ब्रांचेस बढ़ गई। एक हो गए ऑस्ट्रेलोपिथेकस और एक हो गए बच्चों चिंपैंजीज की फैमिली। जो आज के चिंपैंजीज होते हैं, बंदर लंगूर वगैरह होते हैं, इन सबका पूर्वज अलग हो गया और हमारे पूर्वज जो थे वो अलग हो गए। इनका नाम पड़ा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ऑस्ट्रेलो का मतलब था बच्चों साउथ और पिथेकस का मतलब था प्राइमेट, यानी कि साउथ का लंगूर, साउथ का बंदर, साउथ का प्राइमेट। साउथ मतलब क्या, अगर आप देखोगे इंडियन मतलब अगर आप ग्लोब उठा करके देखोगे, ग्लोब में आप इक्वेटर देखोगे, इक्वेटर के नीचे पड़ता है जो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो ज्यादा से ज्यादा मोस्ट ऑफ द पार्ट अफ्रीका का क्या है, इक्वेटर के नीचे, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में। और ये जो हम बात कर रहे हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, ये जो इंसान दिखा है, ये पहली बार अफ्रीका में ही दिखा, इसीलिए इसे ऑस्ट्रेलो कहा गया, यानी कि दक्षिणी। क्यों? क्योंकि ये दक्षिणी हेमिस्फीयर में था। तो आपको समझ में आ गया होगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसकी खास बात ये थी कि ये भाई 2 टांगों पे चलना चालू हो गया था। इससे पहले के लोग भी रहते होंगे, वो 4 टांगों पे चलते होंगे, लेकिन ये 2 टांगों पर चलने लग गया था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद अगला नंबर आता है होमो हैबिलिस। हैबिलिस का मतलब बच्चों होता है स्किलफुल, यानी कि कहने का मतलब है होमो हैबिलिस को हैंडीमैन भी लोग कहते थे। कुछ कुछ लोगों ने इसे स्टोन मैन भी कहा, क्योंकि इसने पत्थरों के औजार का पहली बार इस्तेमाल करना चालू किया। इससे पहले के लोग करते थे कि नहीं करते थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, वो थोड़ा सा डाउट में, क्योंकि उस समय के हमें ज्यादा हथियार वगैरह मिल नहीं पाए। लेकिन होमो हैबिलिस के टाइम से हमें टूल्स मिलने लगे, इसलिए हमने कहा कि ये वो इंसान है जिसने पत्थर के औजार बनाना चालू किया। अभी इसके बाद बच्चों होमो इरेक्टस आता है। होमो इरेक्टस इसी का एक इवोल्यूशन हो रहा है इन सबका। ऐसा नहीं है कि अलग अलग लोग हैं, यही धीरे 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 करके इवॉल्व कर रहे हैं। तो अब होमो इरेक्टस हमने उसे कहा जो अब सीधा तो 2 पैरों पे तो चलता था, लेकिन सीधा खड़ा होकर चलने लग गया। अभी तक वाला ऐसे ऐसे चलता था, अब ये सीधा खड़ा होकर इरेक्ट होकर चलने लग गया, इसलिए होमो इरेक्टस का। होमो इरेक्टस में बच्चों 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा वो जो वहीं पर रह गया अफ्रीका में, और एक हिस्सा जो यूरोप और एशिया की तरफ चले गया। जो यूरोप और एशिया की तरफ चले गया तो वहां जाने से क्लाइमेटिक कंडीशन बदली, तो उसको उसकी नेचुरल जो बायोलॉजिकल फिगर था वो भी उसका बदलने लग गया। वो थोड़ा मोटा ताजा होने लग गया, वो वहां पर जाकर के कपड़े पहनना सीख गया, क्योंकि ठंड लगती थी तो अपने लिए इंतजाम करता था। दूसरा, वो अपने जो रिश्तेदार होते थे, जब वो उनका स्वर्गवास हो जाता था तो उनको वो क्या करता था, उनके लिए ग्रेव बनाता था। तो ऐसे काम करने लग गया। इसको हमने निएंडरथलस का, ये बॉडी बिल्डर था अच्छा खासा, जो यहीं पर रह गया अफ्रीका में। कुछ टाइम तक वो धीरे धीरे इवॉल्व होकर होमो सैपियंस बना। होमो सैपियंस लगभग आज से 3 लाख साल पहले बनना बच्चों चालू हो गए थे। फिर बाद में ऐसा हुआ कि ये होमो सैपियंस भी धीरे धीरे, जब होमो सैपियंस भी धीरे धीरे क्या गए, अफ्रीका से बाहर निकले एशिया और यूरोप की तरफ, तब वो इनके साथ मीट करा उन्होंने, किनके साथ, निएंडरथलस के साथ। इसीलिए आज भी अगर आप देखोगे यूरोप और एशिया में लोगों में कम से कम 1 से 2% निएंडरथलस का डीएनए अभी भी पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया बच्चों बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ऐसे याद रखना है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस,
होमो एबिलिस, होमो इरेक्टस, और उसके बाद या तो निएंडरथैलस उधर चले गए और जो वहीं रह गए वो होमो सेपियंस बन गए, और हम लोग आज के जो लोग हैं वो होमो सेपियंस की परंपरा से आते हैं। अब हम देखते हैं कल्चरल इवोल्यूशन क्या हुआ। कल्चरल इवोल्यूशन का मतलब बच्चों ये होगा कि सबसे पहले क्या हुआ, मतलब उसने कैसे काम करना चालू किया, वो जानवरों से कैसे अलग हो गया उस समय का इंसान, क्योंकि उसने स्टोन टूल्स को बनाना चालू किया। यानी कि यहां से आपने देखा डेवलपमेंट होने लग गया स्टोन टूल्स का, भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद धीरे धीरे स्टोन टूल को उसने और ज्यादा रिफाइन किया, माइक्रोलिथिक टूल्स बनाए, छोटे पत्थर के औजार बनाए। अभी वो क्यों बनाए वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। स्मॉल गेम एनिमल्स को हंट करने के लिए उसने ऐसा किया था। और उसके बाद बच्चों धीरे धीरे वो कैल्कियोलिथिक टूल्स में आया। कैल्कियो मतलब, कैल्को का मतलब होता है बच्चों कॉपर, और लिथिक का मतलब था स्टोन। तो कॉपर और स्टोन के मिला जुला करके वो औजार बनाने लग गया, कहीं खेती करने के लिए, हंटिंग करने के लिए। तो कैल्कियोलिथिक टूल्स यानी वो इस तरीके से वो इवॉल्व कर रहा है। उसके बाद ब्रॉन्ज टूल्स आए, यानी कि अब ब्रॉन्ज को जानने लग गया कि ब्रॉन्ज क्या चीज होती है, कॉपर टिन को मिलाते हैं तो ब्रॉन्ज बनता है, उसे समझ में आने लग गया। और धीरे धीरे बच्चों आयरन टूल्स की तरफ वो बढ़ा, जिसके बाद हमारा अगला चैप्टर जो 5th चैप्टर है वो स्टार्ट होता है आयरन टूल्स में, यानी कि वो लोहे के औजार बनाना भी सीख गया। अब एक एक करके पढ़ते हैं बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टोन एज क्या था। स्टोन एज को 3 हिस्सों में बांटकर देखा गया, एक है पैलियोलिथिक, एक है बच्चों मेसोलिथिक, और एक है आपका नियोलिथिक। पैलियोलिथिक वो एज है, अगर मैं इसकी टाइम पीरियड की बात करूं तो 33 लाख साल पहले से लगभग 14-15 हजार साल पहले तक की हम बात कर रहे हैं, तो 12 के बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। अब बच्चों इसकी खास बात आपको समझनी है कि पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो इसे ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है। यानी कि ये आज से 33-40 लाख साल पहले यानी 4 मिलियन साल पहले का टाइम पीरियड है। यानी वो टाइम पीरियड है जब होमो हैबिलिस ने हथियार बनाना चालू ही किए थे नए नए। अब इसमें इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अगर आप देखोगे तो इसके एविडेंसेस हमें 2 मिलियन ईयर एगो मिलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यही वो टाइम भी है 2 मिलियन ईयर्स एगो, जब ये यहां से होमो सेपियंस वगैरह ये एशिया की तरफ आना चालू हुए थे। तो एशिया में जब ये आए थे तो उस समय इनका इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आए होंगे, तो इसीलिए इंडिया में जो इनके अवशेष मिले, हमें एविडेंसेस मिले हैं, वो 20 लाख साल पहले के मिले हैं, जो कि आप जाओगे कर्नाटक में ईसामपुर में और तमिलनाडु में अतिराम पक्कम में आपको देखने को इस तरह के एविडेंसेस मिलेंगे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस इन्हें कहते हैं, जहां पर इनके बनाए हुए पत्थर के टूल्स मिलते हैं, जो आज से लगभग 20 लाख साल पुराने हैं, लगभग कह रहे हैं हम इसको। अगला बच्चों क्या आता है मीजोलिथिक। मीजोलिथिक क्या है, अगर आपको ये समझ में आ गया पैलियोलिथिक और अगर आपको समझ में आ गया नियोलिथिक, तो मीजोलिथिक उनके बीच का ट्रांजिशन है। मतलब समझो पैलियोलिथिक के टाइम पे, यहां मैंने लिखा नहीं, आप नोट कर लोगे, पैलियोलिथिक के टाइम पे जो यहां का इंसान था बच्चों, वो सिर्फ हंटर और गैदरर था। यानी कि वो सिर्फ शिकार करना जानता था और कहीं पे उसे जंगली फसलें मिल जाती थी तो उन्हें खा लेता था, बेरीज वगैरह को, इतना ही था उसका बस। तो क्या करता था, हंटर था और दूसरा गैदरर था, यानी कि वो शिकारी था और संग्राहक था। ये दो चीजें थी बच्चों उसके पास। अभी लेकिन इसको पढ़ो अब, नियोलिथिक को। नियोलिथिक में क्या हुआ कि अब ये इंसान धीरे धीरे खेती करना जानने लग गया। वो कैसे जानने लगा वो मैं बताता हूं आपको, इधर देखो। 12 के बीसीई से अगर हम 10 के बीसीई के टाइम पीरियड को देखेंगे बच्चों, मेसोलिथिक टाइम पीरियड में क्या हुआ, एक ट्रांजिशन आया। कैसे, अर्थ जो थी वो धीरे धीरे गर्म होने लगी, क्योंकि आइस एज धीरे धीरे खत्म होने लगा, अर्थ में गर्माहट आने लगी, जिससे ग्लेशियर्स वगैरह पिघलने लगे, बर्फ पिघलने लगी, नए ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट निकल करके आए, नए ग्रासलैंड बने, तो वहां पे खरगोश वगैरह भी आए, पक्षी वगैरह भी आए, यानी नए नए एनिमल्स भी क्या होने लग गए, पनपने लग गए। तो ये चीजें हुई थी इसके अराउंड 12 के बीसी, यानी आज से लगभग 14,000 साल पहले के करीब लगभग ये घटनाएं हुई। फिर क्या हुआ, फॉरेस्ट ग्रासलैंड आए, स्मॉल गेम एनिमल्स आए। अब स्मॉल गेम एनिमल्स जब आए, जैसे हिरण, खरगोश, इनको शिकार करने के लिए अब वो बड़े बड़े हथियारों की जगह छोटे छोटे हथियारों का इस्तेमाल करने लगा, छोटे छोटे पत्थर का इस्तेमाल करने लगा, छोटे छोटे धनुष तीरों का इस्तेमाल करने लगा। तो अब क्या होने लग गया कि बच्चों पहले से बड़े बड़े ममूथ मारने होते थे, बाइसन मारने होते थे, जंगली भैंसे, तो वो बहुत मारते थे। लेकिन अब उन्हें छोटे छोटे एनिमल्स को मारना है, तो इसके लिए उन्हें क्या चाहिए, उन्हें ऐसे वो चाहिए जो उनको, यानी कि वो मारे उससे पहले वो भाग ना जाए कहीं, क्योंकि वो बड़ा बड़ा भाला लेकर के जाएंगे, हिरण तो फरार हो जाएगा। तो ऐसा कुछ चाहिए कि दूर से छुप के शिकार कर सके। ऐसी चीजों के लिए माइक्रोलिथिक, माइक्रो मतलब छोटे, लिथिक मतलब पत्थर, छोटे पत्थर के औजार बनाने इसने चालू किए। अब जैसे ही ये सिलसिला चालू हुआ तो इसी का थोड़ा सा जो एक्सटेंडेड वर्जन आया, क्योंकि ये एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे सीख रहा होगा। जब उसने सीखा, अब वो धीरे धीरे क्लाइमेटिक कंडीशन को भी जानने लग गया, क्लाइमेटिक कंडीशन को जानने लग गया, उसने थोड़ा फसल के बारे में उसे जानकारी होने लगी, कल्टीवेशन उसे समझ में आने लग गया। उसको भी जब जानवर मिलने लगे, भेड़ मिलने लगी, गाय भैंस बकरी मिलने लगी, तो उसने सोचा क्यों ना इन्हें पाल लिया जाए, डायरेक्ट मारने की जगह इनको पाल करके इनसे धीरे धीरे उनका दूध वगैरह पीता था, ऊन वगैरह लेता था। तो इस तरह का डोमेस्टिकेशन चालू हो गया। क्या चालू हो गया, डोमेस्टिकेशन चालू हो गया। और दूसरे नंबर पे फार्मिंग चालू हो गई। अब वो फार्मर की तरफ शिफ्ट हो गया। पहले वो हंटर था और गैदरर था, कहीं उसे जंगली कुछ बारले वगैरह मिल जाता था, खा लेता था। लेकिन आज की डेट में बच्चों अब नियोलिथिक टाइम पीरियड में वो क्या करेगा,
हंटर से फार्मर बन गया। अब हंटर से फार्मर बन गया क्योंकि वो क्लाइमेट को समझने लग गया था। अब वो खुद की फसलें उगाता था, खुद की फसलें उगाता था, डोमेस्टिकेशन और क्रॉप डोमेस्टिकेशन करता था क्रॉप्स का, और एनिमल हस्बेंड्री करने लग गया था। और अगला फर्स्ट विलेज सिविलाइजेशन, देखो बहुत क्लियर है, कहानी की तरह याद रखोगे तो क्लियर समझ में आएगा, एक एक पॉइंट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इसका सिनेरियो समझ रहे हो कि हुआ क्या है, भाई अब खुद समझो कि अगर वो हंटर से फार्मर बन रहा है, अब दूसरी बात क्या, वो अब अपने वो जो जानवर है उनको डायरेक्टली मार नहीं रहा, उनको डोमेस्टिकेशन कर रहा है उनका। तो दो चीजों का डोमेस्टिकेशन कर रहा है, एक तो फसल का, मतलब फसल को उगा रहा है घर में, और दूसरा एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जो जानवर है उन्हें पालतू अपने घर में पाल रहा है। तो ये काम है। अब वो क्योंकि ये काम कर रहा है, अब क्योंकि उसने फसल बोई है, तो फसल आज बोई है कल तो काट नहीं देगा, उसको रुकना पड़ेगा 2-5 महीने। अब रुकना पड़ेगा तो वो क्या करेगा, अपना परमानेंट सा घर वहां पे बसाने लग जाएगा। धीरे धीरे जो जमीन है वो रोज का उसका काम हो जाएगा कि फसल बोऊंगा काटूंगा, फिर फसल बोऊंगा काटूंगा। अब वो परमानेंटली सेटल हो गए, और धीरे धीरे इस तरीके से बच्चों विलेज सिविलाइजेशन बसने लग गई। विलेज सिविलाइजेशन का मतलब ही यही है कि अब वो एक जगह पर स्थिर हो गए, अब वो ऐसे नोमेड की तरह इधर से उधर भटक नहीं रहे थे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नियोलिथिक पीरियड इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कैसे आया। ये था नियोलिथिक पीरियड, हम ग्लोबल उसमें बात कर रहे हैं कि भाई लगभग 10 के बीसी में चालू हो गया था, लेकिन इंडिया में बच्चों लगभग कब आया था, इंडिया में आया था 7,500 बीसी में, लगभग 2-2.5 साल बाद। जब आपका अफ्रीका वगैरह में आया उसके 2-2.5 साल बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब बच्चों वो इलाका जिसमें आज का भारत है, पाकिस्तान है, कुछ लोग अफगानिस्तान को भी कंसिडर करते हैं, श्रीलंका का इलाका है, मालदीव्स का इलाका है, नेपाल का इलाका है, बांग्लादेश का इलाका है, ये वाले इलाके इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाता था। यानी कुल मिलाकर के इंडियन ओशन के ऊपर का इलाका और जो हिमालय का नीचे का इलाका है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारतीय यत्र संतति, ये वाला इलाके को हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कह रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, अर्लीस्ट नोन जो हमें विलेज सिविलाइजेशन देखने को मिल रही है, या हमें वो जगह देखने को मिल रही है जहां पर ह्यूमन सेटलमेंट होने लग गया था, जहां पे विलेज सिविलाइजेशन बसने लग गई थी, जहां का इंसान बच्चों खेती करने लग गया था, वो हमें मेहरगढ़ में देखने को मिलता है। मेहरगढ़ अगर आज पता करोगे आप कहां पर है, तो ये पाकिस्तान में एक जगह है, उसका प्रोविंस है बलूचिस्तान, जहां के बलोच हुआ करते हैं। तो उस बलूचिस्तान में एक रिवर बहा करती है बच्चों, उस रिवर का नाम है बोलन रिवर। ये वहां पर एक पास है, एक दर्रा है जिसका नाम है बोलन पास, वहां से होकर के फ्लो करती है। वहीं पर मेहरगढ़ जगह है, पहले एविडेंसेस हमें वहीं के मिले हैं जो 7,500 बीसी यानी लगभग आज से 9-10 हजार साल पुराने एविडेंसेस हैं, जब हमें पहली बार पता चल रहा है कि इंसान इस इलाके में आ चुका है। तो अब एक छोटी सी बात ये भी समझो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एकदम से हमें देखने को नहीं मिला, वेरीड करता है रीजन टू रीजन। सबसे पहले कोई आपसे पूछे कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे कहां देखने को मिले, तो जैसे अगर बच्चों ये आपका इंडियन जैसे बच्चों अगर ये आपका इंडियन सबकॉन्टिनेंट अगर है, तो ये वाले इलाके में यहां पे मेहरगढ़ है, इस वाले इलाके में यानी कि नॉर्थ वेस्ट यानी पश्चिमोत्तर के इलाके में सबसे पहले हमें ह्यूमन सेटलमेंट देखने को मिलता है 7,500 बीसी। फिर धीरे धीरे 4,000 बीसी यानी 2-3-4 हजार साल और बीतते हैं, और धीरे धीरे लोग कैलकुलिथिक टूल्स का इस्तेमाल करते हुए भी यहां नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतने पुराने हमें यहां कॉपर और पत्थर के बने हुए औजार देखने को मिल रहे हैं। फिर उसके बाद एक अगली डेट जो आपको याद रखनी है वो है 2,500 बीसी, यानी आज से लगभग 5,000 साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो 2,500 बीसी में ये पूरी की पूरी जो ये जो नियोलिथिक रिवॉल्यूशन है, ये पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बस किया। यानी फिर हमें 2,500 बीसी का हम जो देखते हैं डेटा या जो हमें औजार टूल्स मिलते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि अब ये पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हमें देखने को मिल रहा है कि रिवॉल्यूशन आ चुका है, लोग यहां पर खेती करना चालू कर चुके हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सिर्फ 3 डेट्स आपको याद रखनी है, 7,500 बीसी, 4,000 बीसी और उसके बाद 2,500 बीसी। 7,500 बीसी का मतलब पहली विलेज सेटलमेंट हमें देखने को जो मिल रही है वो मेहरगढ़ में देखने को मिल रही है। उसके बाद 4,000 बीसी का मतलब हमें जो कैलकुलिथिक टूल्स है वो देखने को मिल रहे हैं, और उसके बाद 2,500 बीसी में पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे ये रिवॉल्यूशन आ चुका है, यानी नियोलिथिक रिवॉल्यूशन आ चुका है। नियोलिथिक रिवॉल्यूशन का एक ही मतलब है बच्चों कि जो इंसान है वो अब फार्मिंग करने लग गया है, वो डोमेस्टिकेशन करने लग गया है, वो एनिमल हस्बेंड्री करने लग गया है। दैट्स इट ऑल, बस इतना ही है इसका मतलब। आगे बढ़ते हैं, अगली है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बच्चों हमारे पास देखो ब्रॉन्ज एज का मतलब क्या है कि इस समय का इंसान अब कॉपर को तो जानता ही था, अब कॉपर में वो कुछ एक अलग चीज यानी टिन मिला करके एक नया चीज बना देता है जिसे ब्रॉन्ज कहते हैं। ब्रॉन्ज उसने बनाना चालू कर दिया। आप मुझे बताओगे ब्रॉन्ज को हिंदी में क्या कहते हैं? तो बच्चों ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन 4 अलग अलग देशों जगहों में देखी गई है पूरे वर्ल्ड वाइड।
चार कौन कौन सी जगह है? एक तो है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, जिसको आप हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हो। एक है बच्चों मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो कि आज के इराक, ईरान, टर्की, कुवैत वाले इलाके में है, यानी वेस्टर्न एशिया की तरफ है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। और यह है मेसोपोटामियन, जो कि यूफ्रेट्स और टिग्रिस नाम की दो रिवर्स, जिन्हें दजला और फराद भी कहते हैं उनके नेटिव लैंग्वेज में, वहां पर पाई गई। और एक है बच्चों इजिप्शियन, जो कि आपने इजिप्ट का नाम काफी सुना होगा, मिस्र का नाम सुना होगा, वहां मिस्र के इतिहास के बारे में बहुत पढ़ा होगा। तो इजिप्शियन हिस्ट्री भी, यानी इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी इनकी कंटेम्पररी सिविलाइजेशन है, यानी ये चारों के चारों एक ही समय में अलग अलग जगह पर फल फूल रही थी। और उसके बाद चाइनीज सिविलाइजेशन है, जो आज भी चाइनीज सिविलाइजेशन लगातार उसी फॉर्म में चलती आ रही है, उसके बारे में भी हम यहां पे पढ़ने वाले हैं, जो कि येलो रिवर और यांगसी रिवर के पास में बसी थी। इजिप्शियन वाली जो थी वो नाइल रिवर के पास में बसी थी, ये यूफ्रेट्स और टिग्रिस के आसपास बसी थी, और ये सिंधु सरस्वती के आसपास बसी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये बातें आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए कि कौन कहां कहां बसी थी। मैंने इनकी टाइमलाइंस भी दे रखी है ताकि आप उससे भी एक आइडिया लगा सको। अब सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन ऐसा नहीं है कि 2600 बीसीई से चालू हुई, होने के लिए वो 3000 बीसीई से चालू हो गई थी, लेकिन उसका मैच्योर टाइम पीरियड लगभग ये कंसीडर किया जाता है। अब इसमें क्या है बच्चों, ये अपने वेल प्लान्ड सिटी, मतलब जो सिटीज हैं उसके लिए जानी जाती है। हड़प्पा आपने पिछली क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा होगा, ऑल्दो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मास्टर हमें आया नहीं था पिछली क्लास में, आपने पढ़ाया नहीं था हमें, क्योंकि तो इसीलिए आप इस पे दोबारा बना दो वीडियो। अगर चाहिए होगा तो मैं इस पे सेपरेटली वीडियो बना दूंगा सिंधु सरस्वती पे, क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट है। फिलहाल मेजर सिटीज बच्चों हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, धौलावीरा है, राखीगढ़ी है, लोथल है, कालीबंगा है, ऐसे सूतकांगे डोर है, आलमगीर, बहुत सारी जगह हैं ऐसी जहां में पाई गई हैं। तो इसके बारे में इतना ही फिलहाल के लिए सफिशिएंट रहेगा। मेसोपोटामिया, अब देखो मेसोपोटामिया इन सब में देखा जाए तो सबसे पुरानी कहेंगे हम, क्योंकि वो 3500 बीसीई से चालू हो रही है और ये चल रही है 539 बीसी तक, काफी लंबे टाइम पीरियड तक चल रही है। मेसोपोटामिया बच्चों यूफ्रेट्स और टिग्रिस दो रिवर्स हैं, जो जाग्रोस और टॉरस नाम की जो पर्वत हैं उस तरफ वेस्टर्न एशिया की तरफ, वहां से निकलती है ना। क्योंकि ये दो नदियों के बीच में, इसीलिए इसे मेसोपोटामियन कहा गया, क्योंकि मीसो का मतलब होता है बीच में। जैसे अभी आपने देखा मीजोलिथिक क्या था, बीच में था, किसके? पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के। वैसे ही मिजो का मतलब होता है बीच में, और बच्चों जो आपका पोटामियन का मतलब होता है, उसका मतलब होता है रिवर। तो दो रिवर्स के बीच में जगह थी, इसलिए मेसोपोटामियन कहा गया। रिवर्स के नाम है, टिक्की से आप याद रखोगे टर्की, टिक्की से याद रखोगे टर्की है, इराक है, कुवैत है और ईरान है। जो आज के ये देश है लगभग इस समय इस जगह पर ये बसी हुई थी। सुमेरियन, अकाडियंस और बेबीलोनियंस और आर्शियंस, ये चार अलग अलग यहां पर एक तरह से डायनेस्टीज आप समझ सकते हो यहां पर आई थी। यानी सबसे पहले सुमेरियंस आए थे जो सुमेर लैंग्वेज बोलते थे, फिर उनको हरा करके अर्काडियंस आए, फिर धीरे धीरे बेबीलोनियंस आए जिन्होंने बहुत अच्छे लंबे समय तक यहां पे काम किया। उसके बाद आश्रियंस आए थे। ये चार लोग अगर आपको ध्यान रहे तो बहुत सुंदर बात है। इन सबकी बच्चों जो स्क्रिप्ट थी वो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट को फॉलो करते थे, यानी कि मिट्टी के टैबलेट्स होते थे उस पर ये क्या करते थे, क्यूनिफॉर्म, यानी कि कुछ गड़ा करके नुकीले, जैसे नुकीला ये चीज है, इससे गड़ा गड़ा करके कुछ लिखते थे, तो उसे क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कहा जाता था, जो कि डिसाइफर की जा चुकी है। तो एक बात और सुनो, इनकी जो स्क्रिप्ट थी बच्चों, वो स्क्रिप्ट को अभी भी डिसाइफर नहीं किया जा सका है। ये लिखना पढ़ना जानते थे, लेकिन क्या लिखते थे हमारे पल्ले नहीं पड़ता। लेकिन ये भाई लोग जो भी लिखते थे वो हमने सब समझ में आ गया, हमने डिसाइफर कर लिया उसे। अभी इजिप्शियन की बात करें तो ये कौन सी रिवर, नाइल रिवर के किनारे बसी थी। इन्होंने नाइल रिवर में कैसे फ्लड आता है उसके अनुसार इन लोगों ने मेक श्योर किया कि अभी फ्लड आएगा तो हम सबको यहां से भाग जाना है। जैसे ही फ्लड जाता है तो फ्लड के बाद नदी जो नाइल रिवर थी वो अपने साथ काली मिट्टी लेकर के आती है, जिसे ये कीमट कहते थे। फिर उस कीमट में क्योंकि वो फर्टाइल बना देती थी लैंड को, तो ये अपनी फसल को वहां डालते थे, फसल ग्रो करते थे, और नाइल रिवर के आने से पहले पहले ही अपनी फसल काट के फिर वहां से फरार हो जाते थे। तो इन्होंने यहां पे क्या किया, इसके लिए इजिप्शियन कैलेंडर बनाया जो कि बेस्ड था नाइल रिवर के ऊपर, कि नाइल रिवर में फ्लड कब आता है, नाइल रिवर में फ्लड कब जाता है, कब मिट्टी आती है, उसके अनुसार ही अपनी खेती करते थे। इसलिए उन्होंने अपना एक कैलेंडर ही डिसाइड कर लिया, है ना। उसके बाद बच्चों फराओस क्या होते थे, यहाँ के जो किंग होते थे उसका नाम फराहो होता था। इसको मैंने डिटेल में ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन कर रखा है। मस्तबा क्या होती थी, उनकी कब्रगाह होती थी। जो भी फराहो होते थे वो जब गुजर जाते थे तो उनकी जो कब्रगाह बनती थी उसे फराहो, उसे मस्तबा कहते थे। और एक सेड फेस्टिवल, एक चीज यहां पर देखने को आपको मिलेगी। सेड फेस्टिवल का मतलब है कोई भी किंग यानी कोई भी फराहो का जब 30 साल की सेरेमनी हो जाती थी, यानी कि जब उसके कोरोनेशन के 30 साल हो जाते थे, यानी उनके राज्याभिषेक हो जाने के 30 साल बाद एक उत्सव मनाया जाता था, एक फेस्टिवल मनाया जाता था, जिसे सेड फेस्टिवल कहा जाता था। इसी तरीके से बच्चों इनकी जो स्क्रिप्ट है उसका नाम है हायरोग्लिफिक स्क्रिप्ट। हायरोग्लिफिक स्क्रिप्ट भी लगभग वैसे ही है जैसे क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट थी मिट्टी की, उसमें बनाई जाती है। इसका मतलब लगभग ये होता है पवित्र चिन्ह,
यानी कि हायरोग्लिफिक का अगर आप तोड़ोगे तो सैक्रेड सिंबल्स इसका मतलब निकलता है। तो ऐसा नाम इन्होंने दिया है अपनी स्क्रिप्ट को, ये भी डिसाइफर की जा चुकी है। चाइनीज सिविलाइजेशन की बच्चों बात करोगे तो हुआंगे और यांगसी रिवर्स हैं, दो रिवर, उनके पास ये बसी हुई थी जो आज भी बहती है वहां पर। 2100 बीसीई ऑनवर्ड्स ये चली थी, लेकिन उस समय इसका ज्ञात हमें इतिहास हिस्ट्री ढंग से नहीं पता, हमें 1600 ऑनवर्ड्स वालों की पता है। उस समय शांग डायनेस्टी थी, झाओ डायनेस्टी थी, छिन डायनेस्टी थी। इसे क्विन पढ़ते हैं लेकिन इसे छिन पढ़ते हैं वहां के लोग, और इसी छिन से चाइना का नाम चाइना पड़ा, तो छिन पढ़ते हैं इसे। तो छिन डायनेस्टी और हान डायनेस्टी, इन सबके एक एक फीचर समझ लो कि बहुत हो जाता है। अगर कभी चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में लिखने के लिए आ गया, किस रिवर के किनारे है, और ये 4 डायनेस्टी के एक एक फीचर लिख दोगे, हो गया काम। जैसे ऑरेकल बोन स्क्रिप्ट, यानी कि ये हड्डियां जो होती थी उसमें ये कुछ लिखते थे, मतलब ऑरेकल बोन स्क्रिप्ट। जैसे हमारे वहां क्या लिखते थे, ताड़पत्र में लिखते थे, ये लोग हड्डियों में लिखते थे, शुरुआत से ऐसे थे ये लोग। अभी बच्चों झाओ की अगर हम बात करें तो दूसरी झाओ की बात है कि लॉन्गेस्ट डायनेस्टी रही इन सब में। आप इसका टाइम पीरियड देखोगे, लगभग 800 सालों का इसका टाइम पीरियड रहा। यही वो टाइम पीरियड था जो चाइना में कन्फ्यूशियस और लाओत्से जैसे जो फिलोसोफर थे उनका जन्म हुआ था, और ये वही टाइम पीरियड है जिस समय भारत में महावीर और गौतम बुद्ध जैसे जो बुद्ध पुरुष थे उनका जन्म हुआ था। बच्चों क्वीन की अगर हम बात करें, जो छिन डायनेस्टी है उसका मेन फीचर यह है कि इसी के नाम पे चाइना नाम संभवतः पड़ा, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके बाद हान डायनेस्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताओगे कि 200 बीसीई से लेके 200 सीई के बीच में इंडिया में, अगर आपने 5th चैप्टर पढ़ लिया है मेरा पढ़ाया हुआ, तो आप मुझे बताओगे इंडिया में इस समय किसका राजकाज चल रहा था, कौन था। जबकि यहां पर इस समय हान डायनेस्टी थी, और इसी के टाइम पर सिल्क रूट अच्छी तरीके से डेवलप हो सके, यानी वो इलाका जहां से व्यापार वगैरह होता था उसको सिल्क रूट कहा गया, जहां के रास्ते सिल्क का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। ये सारी चीजें बच्चों वीडियो कैप्सूल्स के फॉर्म में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी इसी चैनल के, आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको एक कंप्लीट एक लिंक मिलेगा जहां पे आपको सारे नोट्स, डीपीपीस, वीडियो सॉल्यूशंस, एवरीथिंग सब कुछ आपको एक जगह पे मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सारा चैप्टर बच्चों यही है, इसी तरीके से चैप्टर कवर करना था। नेक्स्ट चैप्टर आपको किसमें प्रॉब्लम हो रही है आप मुझे बताना। सिर्फ सोशल साइंस में नहीं, साइंस में हो रही होगी प्रॉब्लम, मैथ्स में हो रही होगी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जिसमें भी प्रॉब्लम हो रही है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के मैं एटलीस्ट 1000 लाइक्स तो कम से कम होंगे आप लोगों के, इतनी उम्मीद तो मैं कर सकता हूं यार, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं कर रहा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।